अच्छा, ये प्रॉब्लम 4, ये क्या है? प्रॉब्लम 4 की स्टेटमेंट ये है, एक ब्लॉक है 10 kg जो कि किस पे रेस्ट कर रहा है, एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस नहीं, अब इंक्लाइंड सरफेस पहली बात, ठीक है। एक ब्लॉक रेस्ट कर रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस पे जो स्मूथ है, रफ नहीं है, सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं। अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो ये, वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। पहली दूसरी बात ये 30 डिग्री। The spring is originally stretched 0.5 meter. जो स्प्रिंग है ना वो ओरिजिनली मतलब इस जगह से, ये अगर इसको मैं लूँ, मेरा इनिशियल पॉइंट, स्प्रिंग जो है ना ओरिजिनली कितना स्ट्रेच हुआ है यहाँ तक, 0.5 मीटर, ठीक है। स्प्रिंग की समझ लो कि अपनी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है इस वक्त, और इसके साथ यहाँ पे ब्लॉक जो है ना रेस्ट कर रहा है यहाँ पे इससे, तो स्प्रिंग कितना है वो स्ट्रेच हुआ है वो 0.5 मीटर तक। अब फाइंड क्या करना है, डिटरमिन क्या करना है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। इस ब्लॉक पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से जितना भी वर्क हो रहा है वो बताना है। कब? व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 400 न्यूटन, ठीक है। ये पुशेस द ब्लॉक अप द, अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करेगी, इधर इस बॉक्स पे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे 400 न्यूटन, ऑब्वियसली वो, ये बॉक्स के स्प्रिंग के साथ अटैच है, वो क्या करेगा, बॉक्स अपवर्ड उसकी मूवमेंट होगी, स्प्रिंग भी उसके साथ ही मूव करेगा। आप ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो 400 न्यूटन, उसकी वजह से स्प्रिंग भी ऑब्वियसली अपवर्ड, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अच्छा, हम कहा थे कि जी हमने बताना है टोटल वर्क कितना करेगी तमाम फोर्सेस, क्योंकि सिर्फ ये एक फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो 400 न्यूटन, सिर्फ ये वर्क नहीं कर रही होगी, इसके अलावा ब्लॉक का जो वेट है उसकी वजह से भी वर्क हो रहा होगा, ठीक है। स्प्रिंग इलास्टिक जो है ना, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स वो भी होगा, और ये जो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो 400 न्यूटन पुशिंग फोर्स, उसकी वजह से भी वर्क होगा। तो तीनों वर्क को हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। अगर इसकी नॉर्मल फोर्स है तो अगर उसकी वजह से कोई वर्क होता है उसको भी हम देखेंगे वो कितना करेगा। अच्छा, कब तक फाइंड करना है, जब ये जो आप 400 न्यूटन फोर्स है इस ब्लॉक को कितना इसने पुश किया, 2 मीटर तक, 2 मीटर फ्रॉम दिस पोजीशन, यहाँ से 2 मीटर ऊपर, यानी अगर इस बिल्कुल ओरिजिन से मैं बात करूं तो टोटल कितना हो गया, 2.5 मीटर, क्योंकि जो स्प्रिंग था वो ओरिजिनली स्ट्रेच कितना था, 0.5 मीटर, तो वहां से और मजीद वो कितना ऊपर स्ट्रेच हुआ, 2 मीटर तक, एस कितना हुआ, 2 मीटर। तो मेरे पास सबसे पहले S1 गिवन है 0.5 मीटर, यानी कि ओरिजिनल जो स्प्रिंग जहां तक स्ट्रेच हुआ था वो कितना था, 0.5 मीटर। पुशिंग फोर्स गिवन है 400 न्यूटन, इस ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उसका मैस गिवन है 10 kg, ठीक है। और एस 2 मीटर गिवन है, वो ये एस कौन सा, ये वो डिस्टेंस है, पहली कंडीशन थी अनस्ट्रेच कंडीशन, अब स्ट्रेच कंडीशन में जो जितना वो स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग वो कितना हुआ, 2 मीटर। अनस्ट्रेच कंडीशन में S1 था 0.5 मीटर, यानी ओरिजिन से जो स्प्रिंग था वो कितना था, 0.5 मीटर। अब जब ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई की, पुशिंग फोर्स, स्प्रिंग मजीद कितना और स्ट्रेच हुआ, 2 मीटर। तो ये एस है, इसको एस का नाम दे दिया और इसको S1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये चीज, ठीक है, ये इसको एस का नाम दे दिया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है स्प्रिंग की, इस ओरिजिन अगर ये ले रहे हैं, इस ओरिजिन से कितनी है, वो है 0.5 मीटर। अच्छा, इसके साथ स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है 30 न्यूटन पर मीटर, ए की वैल्यू भी गिवन है। साथ ही उसने ना दो कंपोनेंट्स भी बता दिए कि इसका ये जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, 2 cos 30 के इक्वल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है, 2 sin 30 के इक्वल।
क्योंकि इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक रेस्ट कर, स्मूथ सरफेस तो है नहीं। इंक्लाइंड सरफेस पे उसके दो कंपोनेंट्स, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस इनिशियल पोजीशन जो स्प्रिंग की है वहां से लेके जो उसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो ये फाइनल पोजीशन। इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक वर्टिकल कंपोनेंट कितना, ये 2 sin 30, और इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, 2 cos of 30 डिग्री। ये डेटा रिक्वायर्ड क्या है, टोटल वर्क। अब इसको सॉल्व कर, अब एक तो वर्क होगा जो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो यानी पुशिंग फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से, ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये वही वर्क की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मैंने फार्मूला लगा, यू से रिप्रेजेंट करते थे ना वर्क, तो डी यू इज इक्वल टू एफ इंटू फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड सरफेस है, तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लूंगा, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स लूंगा, ठीक है। इफेक्टिव कंपोनेंट जिसकी वजह से वर्क होगा, तो वो क्या है, एफ कॉस थीटा, ये ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया, क्या था, एफ कॉस थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट था इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही रहते थे ना वर्क में, ये वही चीज लिखी है। ये फोर्स किसकी वजह से, ये पुशिंग फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स पी की वजह से वर्क। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, एफ फोर्स जो है मुझे वो उसकी वैल्यू ये गिवन है 400 न्यूटन, पुट कर दे 4 फोर्स की जगह। अच्छा, उसके बाद डी एस, जो डी एस वो 2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना, उसका वो जो एस एस की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, वो पुट कर दी, क्योंकि वो अनस्ट्रेच कंडीशन यहाँ तक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग कंडीशन आई, तो इस अनस्ट्रेच कंडीशन से जो एस की वैल्यू है वो कितनी है, 2 मीटर, वो पुट कर दी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये थी ब्लॉक की उस वक्त, और फाइनल पोजीशन तक जाते उसने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना किया, 2 मीटर। cos इंटू 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था 30 डिग्री, यहाँ पे इसमें वैल्यू मैंने इंसर्ट की, और इसके बाद इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास फाइनल जो वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी जो पुशिंग फोर्स पी है उसकी वजह से कितना आ गया, 692.8 जूल्स, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से वर्क आ गया। इसके बाद ऑब्वियसली ये भी मैं डिटेल में ये चीज़ बता चुका हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो जब अनस्ट्रेच कंडीशन होती है तो एस मेरा क्या होता है, 0, लेकिन यहाँ इस केस में मेरी जो अनस्ट्रेच कंडीशन है उसमें मेरा एस 0 नहीं था, मेरा उस वक्त एस कितना था, 0.5, ठीक है। अनस्ट्रेच कंडीशन में एस 0 लिया जाता था जब हमने वो प्रूव भी किया था, लेकिन मेरी इस केस में अनस्ट्रेच कंडीशन में एस 0 नहीं है, 0.5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे पैरामीटर्स को निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें जो फार्मूला ये था, इसकी एक्सप्लेनेशन उसको दोबारा जब स्लाइड में जाओगे देखना कि ये क्या था कि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, नेगेटिव, पहले ये नेगेटिव बायर साइन इसलिए आया, ये मैंने इसको यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि जो वर्क है वो नेगेटिव है, क्योंकि एफ एस जो है इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट सेंस टू डी एस, ठीक है। जो डी एस है उसकी ऑपोजिट सेंस पे जो फोर्स लग रही है इसमें। दूसरी बात, क्योंकि देखो ब्लॉक पे जब पुशिंग फोर्स लग रही है, ब्लॉक क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको बैकवर्ड, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, ठीक है। अपनी डायरेक्शन में बैक साइड पे आने की कोशिश करेगा ब्लॉक, स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा बैक साइड, लेकिन आप जो पुशिंग फोर्स लगा रहे हो वो उस ब्लॉक को क्या मूव करवा रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग उसको बैकवर्ड मूव करवाएगा, काउंटर कर रहा होगा उस पुशिंग फोर्स को। ऑब्वियसली अब यहाँ से भी देखो कि वो क्या है, आपका ब्लॉक मूव तो इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो स्प्रिंग है उसको डाउनवर्ड है, यानी फोर्स जो लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ब्लॉक की मूवमेंट क्या हो रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो दोनों क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आपस में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और फोर्स क्या लग रही है, डाउनवर्ड। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी दोनों की सेंस अपोजिट होगी, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया, ठीक है, क्योंकि पुशिंग फोर्स के केस में क्या हो रहा था, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के केस में कि
फोर्स की डायरेक्शन भी देखो अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों की सेंस क्या थी, पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव था। लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या है, जो बॉक्स है वो तो अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंस क्या है इन दोनों की, जो अपोजिट है सेंस, तो इस वजह से वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, मैं ये बता रहा था, अब इसमें उसने S1, ये S1 लिया यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से अनस्ट्रेच कंडीशन तक का डिस्टेंस उसने क्या लिया, यानी ये है ना कि यहाँ से यहाँ तक उसने क्या लिया, S1। ठीक है, ये मेरी क्या अनस्ट्रेच कंडीशन की लाइन है। स्ट्रेच करने के बाद लेट्स सपोज वो इतना स्ट्रेच करके, ये कितना है S1, और ये मजीद इसमें ये ऐड हुआ है, टोटल कितना हो गया, उसने कहा जी टोटल ये S2 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है। ठीक है, यानी यहाँ से बिल्कुल उसके अगर कोई हुक है या उसका जो ओरिजिन है वहाँ से लेके अनस्ट्रेच कंडीशन तक S1, उसके ओरिजिन से लेके स्ट्रेच कंडीशन तक, यानी यहाँ तक जो स्ट्रेच करके इसको लेके आए वो S2 टोटल। तो ये यहाँ से यहाँ तक S2। अब क्योंकि S2 किसके इक्वल हो गया, ये S1 और ये मेरे केस में क्या था S। ठीक है, मेरे केस में मैंने इसको कितना लिया था, S लिया था ना, यहाँ से यहाँ तक ये देखो S है ना 2 मीटर, तो S2 किसके इक्वल आ गया, S2 मेरा ये S2 है, ये S यहाँ से यहाँ तक है, ये S1 और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल यहाँ तक S2। तो S2 किसके इक्वल आ गया, S1 प्लस S। S1 0.5 है और S कितना है 2 मीटर, 2.5 प्लस, तो S2 मेरा 2.5 मीटर आ गया और S1 मेरा कितना आ गया 0.5 मीटर। फार्मूला क्या था, 1/2 के S2 स्क्वायर माइनस 1/2 के S1 स्क्वायर। ठीक है, हुआ क्या जी, मैंने पहले इस ओवरऑल की वजह से वर्क निकाला, उसमें से ये वाला यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दिया, तो इस पोर्शन का नहीं आ जाएगा वर्क यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने भी ये वाला यहाँ से यहाँ तक निकालना, इसलिए मैंने 1/2 के S2 स्क्वायर माइनस 1/2 के S1 स्क्वायर कर दिया। वैल्यू सिंपल पुट की, इसमें ख्याल रखना है S1 और S2 का, सिंपल वैल्यूज पुट की इसमें, और नेगेटिव में बता चुका हूँ क्यों। वैल्यू सिंपल पुट करनी है, S2 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे S1 की वैल्यू पुट की, के मुझे गिवन है डेटा में 30, मेरे पास जो वर्क डन आया वो कितना है, -90 जूल्स, -90 जूल। उसके बाद अब इसके ऑब्वियसली जो ब्लॉक है इसका अपना वेट भी होगा, उसकी वजह से क्या वर्क होगा, अब अपने वेट की वजह से ब्लॉक क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क इसलिए नेगेटिव है कि जो W है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियस W क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, और डेल्टा वाई क्या है, अपवर्ड है, मतलब ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डेल्टा जो आपका W है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। वर्क, ये वो केस है, वर्क ऑफ अ वेट का केस है, ये भी डिटेल में बताया हुआ। फार्मूला ये है W डेल्टा वाई, ये फार्मूला प्रूव भी करवाया। W की जगह मैंने वेट पुट किया 98.1 न्यूटन। ठीक है, W इज इक्वल टू mg होता है ना, मैंने गिवन था, जी की वैल्यू पुट की तो मेरे पास 98.1 न्यूटन वेट आ गया, इनटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है जी, इसमें ये डेल्टा वाई है, इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसके इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, वो कितना है 2 sin 30 डिग्री। यहाँ पर डेल्टा वाई की जगह पुट किया, 2 sin 30 डिग्री से सॉल्व किया तो -98.1 जूल आ गया वर्क डन बाय वेट, और ये नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये केस में मैं समझा चुका हूँ। ये चारों केसेस के वर्क जो फाइंड किए उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, जब ऐड करोगे तो टोटल वर्क का जो मुझे रिक्वायर्ड था वो में आ जाएगा। तो ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ माइनस था, ये साइन का ख्याल रखना है। बाकी सिंपल है कि आपने वर्क हर केस जो वर्क टोटल वर्क डन निकालना है, इस केस में किस किस वजह से वर्क हो सकता है, उस
एक तो वर्क ऑफ अ वेट का केस हो सकता है, एक वर्क ऑफ अ फोर्स का केस हो सकता है जो पुशिंग फोर्स है, एक वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स का केस हो सकता है और वर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स का भी केस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना 4 है, यहाँ पे +0 कर दोगे क्योंकि नॉर्मल फोर्स डज नो वर्क। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वर्क आता है। तो ये मेरा जो अननोन पैरामीटर था वो मैंने फाइंड कर। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 की स्टेटमेंट क्या है कि एक 3500 पाउंड की ऑटोमोबाइल है, इट ट्रेवल्स डाउन 10 डिग्री इंक्लाइंड रोड। ठीक है, ये इस रोड पे ये ट्रेवल कर रही है, वो कितनी है उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? 10 डिग्री। अच्छा, इसके बाद स्पीड क्या है जी इस कार की? वो है 20 फीट पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे वो कहता है ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक से अप्लाई कर देता है। बिल्कुल इस पॉइंट कार पीछे से आ रही है एट व्हाट स्पीड? 20 फीट पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे आके उसने एकदम ब्रेक अप्लाई की, कार क्या की? कार स्किड कर गई। ठीक है, व्हील लॉक हो गए, कार के टायर स्किड करके रोड पे। तो अब ये बताना है कि वो जो कार ने स्किड किया, टायर्स ने स्किड किया, वो कितने फार स्किड करती गई। ज़ाहिर है एकदम तो नहीं होगा ना, ब्रेक अप्लाई की कार उधर ही रोकी। ठीक है, स्किड करते हुए वो कार, ये जो एस डिस्टेंस है, अब ये मुझे नहीं पता कि कितने डिस्टेंस तक वो स्किड करती गई, वो डिस्टेंस ही तो बताना। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब यहाँ पे सडनली ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया जो कि 20 फीट पर सेकंड की स्पीड के साथ आ रहा था, तो कार जो स्किड करके कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया स्किड करते, एक ये चीज़ बतानी है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई अननोन पैरामीटर? बस एक ही अननोन पैरामीटर है, और हमें एक और जो पैरामीटर गिवन है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड। वो कितना गिवन है? 0.5। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब रेस्ट पे हो बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी इन मोशन। ये चीज़ भी डिटेल में चैप्टर 5 की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है, कार की स्पीड गिवन है, इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल है उसका वेट गिवन है 3500 पाउंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, ये एस डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये जो फिगर है सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। ठीक है, अब ये कार है, क्योंकि सरफेस इंक्लाइंड है, कार भी यहाँ अगर मैं बना दूँ, ये अब ज़ाहिर है कार का जो वेट है वो यूं वर्टिकली जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा यूं करके। ठीक है, अब इस इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से इसके वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक इसका कंपोनेंट जो कि इसके इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरा कंपोनेंट जो इस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, एक ये चीज़, ये भी ऑलरेडी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी किसी जगह कि ये अगर 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 10 डिग्री। ये मैं चैप्टर 5 में इसका प्रूफ भी करवा चुका हूँ। ये 10 डिग्री, तो वेट क्या? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वेट का ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये 10 डिग्री है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा। ठीक है, यानी 3500 इंटू कॉस 10 डिग्री, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा? 3500 इंटू कॉस इंटू साइन इंटू 10 डिग्री। अच्छा, ये यही चीज़ है। दूसरा, जब कार की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी बिटवीन टायर एंड कार वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस जगह यूं कर उसके एरो होगा ये। इसके अलावा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगी? नॉर्मल फोर्स क्या होती है? सरफेस के पर जो है ना परपेंडिकुलर एक्ट करती है। जो भी आपकी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है या लॉन्गिट्यूडनल सरफेस है, तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, वो नॉर्मल फोर्स की फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। अब सम ऑफ
एफ ऑफ एक्स करने की बजाय या सम ऑफ एफ ऑफ वाई करने की बजाय मैंने क्या अप्लाई कर दिया, सम ऑफ ऑल द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक मेरे पास ये एन है, ठीक है, जो कि इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। एक ये हो गया। दूसरा इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेट का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, जो कि किसके इक्वल था, जो कि 3500 इंटू कॉज ऑफ 10 डिग्री के, क्योंकि ये थीटा ये बन रहा है तो कॉज ऑफ 10 डिग्री के इक्वल होगा। ये वही चीज है, 3500 इंटू कॉज ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट लिए ना मैंने, यानी नॉर्मल कंपोनेंट कौन से हैं, जो इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो वाले कंपोनेंट का सम में 0 ले रहा हूँ। तो उसमें से एक वेट का एक कॉस कंपोनेंट था, दूसरा नॉर्मल फोर्स जो है उसका कंपोनेंट था। इक्वल टू 0 किया, यहाँ से मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ गया। ये नॉर्मल फोर्स मैंने फाइंड कर लिया। अब ये फार्मूला चैप्टर 5 का क्रक्स है कि F इज इक्वल टू म्यू एन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। और मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है F के म्यू के, उसकी जगह पुट किया, उसकी वैल्यू 0.5, नॉर्मल फोर्स अभी ऊपर निकाल ली है, मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ गई, ये वाली 1723.4 पाउंड। अच्छा, अब इसमें जो मैंने यूज़ किया है, ये क्या यूज़ किया है, ये मैंने ये प्रिंसिपल यूज़ किया है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी यूज़ किया है इधर। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या था कि जो पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है प्लस द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल as it moves from initial position to final position is equal to final position of the particle। यानी ये जो पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, ये वर्क डन है बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम इनिशियल यानी पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ये क्या है T2, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये मैंने इसमें प्रिंसिपल यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर पे। T1 है तो यानी इनिशियल T1 मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो mv1 स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दरम्यान में, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब वर्क जो हो रहा है वो कौन कौन सा हो रहा है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये गाड़ी जो आ रही है, इस पे जो फोर्स लग रही है इनटू ये डिस्प्लेसमेंट s कवर कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगा। अब एक फोर्स कौन सी है इसमें, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको रेजिस्ट कर रही है मूव होते हुए, तो फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट कर रही है, तो यानी जो s है वो उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड्स, और फ्रिक्शनल फोर्स f की जो s की डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड्स है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है Fa इंटू एस। और दूसरा जो इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क होगा, दूसरा कंपोनेंट वेट का ये वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से तो नहीं होगा ना, क्योंकि मूवमेंट किस कंपोनेंट की वजह से होगी। तो ये कंपोनेंट कौन सा था, ये कंपोनेंट था W इंटू साइन थीटा। ठीक है, W इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये W इंटू साइन ऑफ थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब W की वैल्यू 3500 है, साइन इंटू 10 थीटा की जगह 10 पुट कर दिया, FA की जगह ये मैंने फाइंड की वैल्यू ये पुट कर दी, S एज इट इज आ गया हाफ mv स्क्वायर। अब क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली कार की स्पीड के साथ आ रही थी 20 के साथ, इनिशियल 20, v1 की जगह 20 पुट होगी, और फाइनल यहाँ पे जहाँ पे कार ऑब्वियसली स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार आ रही है 20 फीट पर सेकंड से, और एकदम सडनली ब्रेक अप्लाई हुई और स्किड करते हुए एक डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो, तो v2 क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हाफ mv स्क्वायर, m की जगह क्या होगा, m इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय g। W गिवन है 3500 और G 32.2 इसलिए पुट किया कि मेरे पास जो यूनिट्स गिवन है डेटा में वो FPS यूनिट गिवन है, फुट पाउंड सेकेंड।
तो वैल्यू ऑफ जी इन एफपीएस यानी यूएस कस्टमरी यूनिट में जो वैल्यू ऑफ जी होती है एफपीएस यूनिट में वो होती है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर और एसआई में होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब यहाँ पे एस है यहाँ पे एस है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 19.5 फीट। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म बेसिकली कोई भी एक रेस्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लाइक ये एक रेस स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी चीज आप रख सकते हो, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो, एक रेस स्ट्रक्चर, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का मास नेग्लिजिबल, ठीक है। ये जो रेस स्ट्रक्चर है ना, इसका मास क्या है? नेग्लिजिबल एंड इज टाइड डाउन so that the 0.8 meter long cord keeps 2 meter long spring compressed। ये स्प्रिंग है ना, लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे समझना इस बात। स्प्रिंग जो है वो उसकी लेंथ क्या है? ये 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग स्प्रिंग है। इसके ऊपर जब आपने प्लेटफॉर्म रखा ना और उनको प्लेटफॉर्म रखा और इधर ज़ाहिर प्लेटफॉर्म रखोगे, क्या होगा? स्ट्रेच होगा स्प्रिंग यूं करके। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे आया और यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं उनको नीचे हुक के साथ बांध दिए। स्प्रिंग ऑब्वियसली जो 2 मीटर का था वो क्या हो गया? स्ट्रेच होके नीचे आ गया। तो ये जो कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स वो 0.8 मीटर की, वो ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग ओरिजिनली स्प्रिंग 2 मीटर का था, ठीक है। जब उसको टाई किया तो 0.8 मीटर लॉन्ग जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है? 0.8 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? ये अगर स्प्रिंग 2 मीटर का था, अब उसको कंप्रेस किया तो ये कंप्रेस होके नीचे से 0.8 मीटर तक उसकी हाइट है स्प्रिंग की, लेट्स सपोज, यानी कॉर्ड की लेंथ के बराबर है ना स्प्रिंग भी, कॉर्ड की लेंथ के बराबर। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? 1.2 मीटर कंप्रेस हुआ ना, मतलब ये कंप्रेस होके प्लेटफॉर्म यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट यूं करके हुक के साथ अटैच हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म 0.8 मीटर का, 2 मीटर माइनस 1.8 मीटर, तो स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, इतना। तो कितना कंप्रेस हुआ? ये 2 मीटर में से 0.8 मीटर माइनस करोगे 1.2 मीटर, स्प्रिंग क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो गिवन क्या क्या है जी? मैथ गिवन है 2 kg, सॉरी। अच्छा, अब उसके बाद एक ब्रिक है, उस ब्रिक को आपने रखा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्रिक या ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक को यहाँ पे ब्लॉक की बन, ठीक है? एक ब्लॉक है 2 kg, उसको इस प्लेटफॉर्म पे रखो, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे जब ब्रिक को रखोगे, ब्रिक ज़ाहिर ब्रिक का वेट है वो उसको मजीद स्ट्रेच करेगा, उसको मजीद कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। वो उसने जो जब कंप्रेस किया तो वो अब कॉर्ड की जो मतलब उसका प्लेटफॉर्म तक जो डिस्टेंस है बॉटम से, यानी स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 0.6 मीटर, यानी वो और कितना कंप्रेस हो गया? 0.8 था पहले, 0.2, यानी वो 2 मीटर, 0.2 मीटर और पुश हो गया डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ तक 0.8 था, तो यहाँ पे मजीद उसको आपने कंप्रेस किया तो वो 0.6 मीटर हो गया फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम द बेस। तो मजीद 0.2, यानी इसके इस जो एम्प्टी प्लेटफॉर्म था और एक उस पर ब्लॉक रखा, तो आपस में उन दोनों का जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो आप कितना है? 0.2 मीटर, जो जितना वो कंप्रेस हुआ उसके रिलेटिव एम्प्टी प्लेटफॉर्म के। डिटरमिन करनी है मैक्सिमम हाइट द ब्लॉक राइजेज इन द एयर। अब इस ब्लॉक को जब आपने मजीद 0.2 मीटर और कंप्रेस किया, इसके कंपेरेटिवली बात करें 0.6 मीटर तक अब डिस्टेंस हो गया ना नीचे से, यानी 0.2 मीटर और कंप्रेस किया। अब इसको जब छोड़ोगे तो ये बाउंस करेगी, ब्लॉक बाउंस करेगा और किसी हाइट पे जाके वो बाउंस करके ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा।
वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ना बाउंस होने के बाद, राइज होने के बाद एयर में, वो हाइट बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें दो तीन बातें समझने वाली थी। एक तो फिगर से समझ आ गया कि ग्राउंड से एम्प्टी प्लेटफॉर्म, पहले जो स्प्रिंग है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, लॉन्ग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है वो 2 मीटर लॉन्ग। अब जब प्लेटफॉर्म को अटैच किया कॉर्ड्स के साथ जो कि ग्राउंड में है, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग 1.2 मीटर कंप्रेस हो गया, ठीक है, स्प्रिंग देखो ना 1.2 मीटर कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो अब जो ग्राउंड से इस स्प्रिंग की टॉप तक या प्लेटफॉर्म तक का डिस्टेंस है वो कितना रह गया, 0.8 मीटर। अब मजीद इस पर ब्लॉक जब आपने रखा, ब्लॉक की वजह से मजीद 0.2 मीटर की कंप्रेशन आई, उस ब्लॉक को जब आपने रिलीज किया, हाथ हटाया इसमें से, रिलीज होके वो क्या एक राइज करेगा एयर में, ठीक है। वो कितना राइज करेगा, वो ग्राउंड से ये हाइट बतानी, यानी ये एच बताना है, ये एच। तो अब मैश मेरे पास इस ब्लॉक का मैश गिवन है कितना, 2 kg। उसके बाद अगर मैं वेट निकालना चाहूँ इस ब्लॉक का, निकाल सकता हूँ, W = mg। मैश मेरे पास 2 kg है, जी की वैल्यू 9.81, यहाँ पुट किया, मेरे पास क्या आ गया, वेट आ गया। अब y1 क्या है, y1 बेसिकली ये y1 है, इसको वो y1 कह रहे हैं, यानी ग्राउंड से जब उस पर ब्लॉक आया प्लेटफॉर्म पे, ग्राउंड से उसकी कितनी हाइट है प्लेटफॉर्म की, यानी ग्राउंड से प्लेटफॉर्म, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर ही है ना, तो बॉटम ऑफ प्लेटफॉर्म या टॉप ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये क्यों, कौन सी हाइट है, या तो बॉटम ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ तक या टॉप ऑफ स्प्रिंग, एक ही बात। उसकी हाइट कितनी है, 0.6 मीटर। अच्छा, उसके बाद y2, इसको वो y1 ले रहा है, इसको वो y1 ले रहा है और इसको वो y2 ले रहा है। y2 क्या है, y2 है बॉटम से, क्योंकि मैंने देखो ये चीज बतानी है, मैंने बॉटम से ये हाइट बतानी है ना, लेकिन मुझे बॉटम से यहाँ तक हाइट पता है 0.6 मीटर, मजीद मैंने ये हाइट बतानी है, और यानी ये हाइट मुझे अगर पता लगी उसमें 0.6 मीटर ऐड कराऊंगा तो ये अच्छा आ जाएगी। तो इसको वो y2 कह रहे हैं और इसको वो y1 कह रहे हैं, इसको y2, इसको y1, यानी ग्राउंड के बॉटम से हाइट बता। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 200 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, जो ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की, वो कितनी थी, 2 मीटर, बिफोर अनस्ट्रेच कंडीशन में कुछ भी नहीं था, जब स्प्रिंग की ओरिजिनल जो लेंथ। S1 और S2 क्या है, S1 और S2 ये अनस्ट्रेच कंडीशन में 2 मीटर लेंथ थी। S1 और S2 जब उसको आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस होने के बाद उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। 1.4 मीटर क्या है, इसकी टॉप से जो स्प्रिंग था ना, ये स्प्रिंग अगर ये अनस्ट्रेच कंडीशन में हो तो ये स्प्रिंग यहाँ तक हो, लेट्स सपोज ये 0.6 है यहाँ तक, तो ये जो है ना ये S1, क्योंकि इसको आपने 1 का नाम दिया है, इस केस को आपने 2 का नाम दिया, तो ये S2 होगी, तो S2 2 मीटर माइनस 0.8 कितनी होगी, 1.2 मीटर। तो ये S1 कितनी होगी, 2 मीटर माइनस 0.6 मीटर, ये कितनी होगी, 1.4 मीटर। यानी ये जो स्प्रिंग है, टॉप ऑफ स्प्रिंग से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मैं इसको यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, ये स्प्रिंग लेट्स सपोज यहाँ तक था मेरा ओरिजिनली, मेरा ये जो है ये है S1, ये S1, ठीक है। अगर इस केस में मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये है मेरा S2, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को 2 कह रहा हूँ, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, दैट्स व्हाई S1 S2। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे हम मोशन को डील नहीं कर रहे, इस केस में हम डील कर रहे हैं विद पोजीशन, तो v1 = v2 = 0। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें भी हम यूज कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी वही कि जो पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्लस उसमें हम क्या करवाते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल,
पार्टिकल जब मूव करता है फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 यानी फ्रॉम फाइनल इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो किसके इक्वल होती है? वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होती है। T1 किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी वन, हाफ एम वी स्क्वायर, 1 है तो V1 हो जाएगा। T2 हाफ एम वी स्क्वायर, ये 2 है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 था, तो ये दोनों पैरामीटर तो हो गए 0। ठीक है, ये जो दो पैरामीटर हैं ये हो गए 0। ठीक हो, अब रह गया ये वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि ये स्प्रिंग का केस है। एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, यानी वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स वाला केस होगा, और दूसरा वर्क ऑफ अ वेट, क्योंकि जो ब्लॉक है उसके वेट की वजह से भी एक वर्क होगा, वो भी होगा। और क्योंकि कोई और पुशिंग फोर्स हम इसमें एग्जर्ट नहीं कर रहे, तो पुशिंग फोर्स का केस नहीं होगा, वर्क ऑफ फोर्स का केस इसमें नहीं होगा। और नॉर्मल फोर्स डज नो वर्क, ये याद रखना, नॉर्मल फोर्स का वर्क नहीं है। यानी दो तरह के वर्क होंगे, एक वर्क ऑफ अ वेट वाला केस और एक वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स वाला केस। वर्क ऑफ अ वेट वाला केस दोबारा वही इक्वेशन, इसकी भी दोबारा वही इक्वेशन। ये माइनस साइन में दोबारा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये मैं पिछले न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके साथ, और इसके साथ माइनस क्यों आया। ठीक है, तो वर्क ऑफ अ वेट और एक वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स, इस इनकी जगह आएगा। अब सिंपल S2 मेरे पास पीछे मैंने निकाला हुआ है, S1 को निकाला हुआ है, के स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, W की वैल्यू जो है 19.62 है। जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई, डेल्टा वाई एच माइनस, यानी कि ये था ना स्प्रिंग, सॉरी यहाँ पे आपका स्प्रिंग था, ये प्लेटफॉर्म था, इसके ऊपर ब्लॉक था, ब्लॉक मतलब लेट्स को इतना राइज किया यार, ये टोटल था एच, ये मेरे पास गिवन था 0.6, ये डेल्टा वाई है यहाँ से यहाँ तक, एच माइनस 0.6। ठीक है, वो यहाँ पे पुट किया, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3.25। ठीक है, ये डेल्टा वाई था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा वाई जो कि इक्वल था एच माइनस 0.6 मीटर। ठीक है, मैंने एच निकालना था मेरे पास, एच आ, तो एच की वैल्यू कितनी आई? 3.25। ठीक है, ये इस न्यूमेरिकल में मैंने बेसिकली फाइंड करना था, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरा इसमें गौर से इसको जरा दोबारा जब आप देख रहे होगे ना प्रैक्टिस करना, इसमें जरा कंफ्यूजन हुआ तो मुझसे आप दोबारा पूछना हुआ तो पूछना।